हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। हम लोग सामाजिक विज्ञान को पढ़ रहे हैं अभी तक इस चैनल में। आगे दूसरे सब्जेक्ट्स भी आएंगे, लेकिन अभी सामाजिक विज्ञान पर हमारा फोकस है और इसके अंतर्गत हम कक्षा 9 का राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं और संविधान निर्माण वाले अध्याय को हमने अभी कंप्लीट किया है। आज संविधान निर्माण के अंतर्गत हमको प्रश्नोत्तर और उसके दिए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट वर्क को करना है। ये आपको दिखाई दे रही है भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। उद्देशिका किसे कहते हैं, प्रस्तावना क्या है, संविधान किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ों के उत्तर आपको अब आगे इस प्रश्नावली में लिखना कैसे है ये मिल जाएगा। जानते तो आप सब कुछ हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक इसके वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार इन प्रश्नोत्तरों को हल करने के पहले या यहाँ तक आने के पहले एक बार आप लोग उन वीडियोस को ज़रूर देख लें। वो वीडियो आपको इसी कंटेंट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। चलिए हम शुरू करते हैं संविधान निर्माण। यदि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ कॉपी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक जो है यहाँ पर दी हुई है, उस लिंक से आपको ये पीडीएफ कॉपी मिल जाएगी। और इस पीडीएफ कॉपी में भी हमने जो वीडियोस महत्वपूर्ण हैं, भाग 1 हो या भाग 2 हो, भाग 3, भाग 4, संविधान निर्माण 4 भागों में हमने बनाया है। चारों भागों की लिंक जो है आपकी पीडीएफ फाइल में भी उपलब्ध है। और यदि आपको राजनीति विज्ञान के शुरू से अभी तक जितने भी वीडियोस डाले गए हैं उनको देखना है तो राजनीति विज्ञान की प्लेलिस्ट की ये लिंक दी हुई है। और यदि आपको चैनल में अन्य सब्जेक्ट सारे देखना है, 9वीं 10वीं सभी कुछ देखना है, तो यूट्यूब चैनल ई क्लासेस बाय मनीष सर को आप सर्च कर सकते हैं। आप सीधे यूट्यूब के सर्च बार में ई क्लासेस बाय मनीष सर टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं, चैनल आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को। पहले रंग भेद। रंग भेद किसे कहते हैं? रंगों के आधार पर भेद करना रंग भेद कहलाता है। और अफ्रीका में यह जो है विशेष रूप से इस्तेमाल की जाती थी यह नीति। यहाँ पर गोरे लोगों के बीच और काले लोगों के बीच 1948 से 1989 तक बहुत ही ज़्यादा गोरे और काले लोगों के बीच में चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव किया गया था। मतलब रंग भेद से तात्पर्य चमड़ी के रंग के आधार पर एक इंसान का दूसरे इंसान से खराब व्यवहार करना रंग भेद कहलाता है। धारा किसी दस्तावेज का खास हिस्सा या अनुच्छेद धारा कहलाती है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून। इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं। संविधान संशोधन किसे कहते हैं? तो देश की सर्वोच्च विधायी संस्था, जैसे हमारे देश में संसद है, संसद के द्वारा यदि किसी देश के संविधान में कोई बदलाव किया जाता है तो वह कहलाता है संविधान में संशोधन। संविधान सभा मतलब नागरिकों के द्वारा चुनी हुई वह सभा जिसके माध्यम से किसी देश का संविधान बनाया जा रहा है, उसके संविधान का निर्माण किया जा रहा है या लिखने का काम किया जा रहा है। प्रारूप मतलब किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक स्वरूप। जैसे भारत के संविधान जो आज है उसके पहले एक प्रारूप संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया था, फिर उसको फाइनलाइज किया गया था। दर्शन मतलब किसी सोच और काम को दिशा देने वाली बुनियादी जो थॉट होती है, बुनियादी जो विचार होता है, आधारभूत सोच होता है, उसको हम दर्शन बोलते हैं। मतलब जो अंदर से आता है, किसी चीज़ को काम करने का जो मूल थॉट है वो कहलाता है दर्शन। प्रस्तावना किसी संविधान का पहला स्टेटमेंट प्रस्तावना होगा। देशद्रोह किसी देश की सरकार को या किसी देश को अस्थिर करने के लिए कार्य करना देशद्रोह कहलाता है। इसके अलावा व्यापार करने आई यूरोपीय कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बनाया और यहाँ रंगभेद की नीति अपनाई। रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित व्यवस्था थी जो दक्षिण अफ्रीका की पहचान बन गई थी। बाद में ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बैनर तले अफ्रीकियों ने गोरों से लड़ने के लिए स्वतंत्रता संग्राम छेड़ दिया और 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका आज़ाद हुआ। नेल्सन मंडेला सहित 7 लोगों को 28 साल की कारावास की सजा हुई थी 1964 में। नेल्सन मंडेला ने अपनी आत्मकथा लिखी, उसका नाम है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि नेल्सन मंडेला ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी है? द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक संविधान लिखने का प्रयास किया था जिसको नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। भारत का संविधान जो लिखने वाली सभा थी उसमें
देश की आज़ादी के बाद, पाकिस्तान के बंटवारे के बाद 299 मेंबर्स थे और यह 26 नवंबर 1949 को इन मेंबर्स ने अपना काम पूरा किया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया देश के संदर्भ में। कुछ धाराएं हालांकि अंगीकार वाले दिन से ही लागू हो गई थी, लेकिन पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ और 26 जनवरी के दिन इसीलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आगे देखते हैं अब बंधुता, समानता, न्याय, ये जो है ये संविधान के दर्शन होते हैं जो संविधान की प्रस्तावना में, भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी शामिल हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, चूँकि उम्र में सबसे ज़्यादा थे इसलिए उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है, प्रोटाइम स्पीकर होता है ना, उसी तरह से प्रोटाइम स्पीकर इनको बनाया गया था सिन्हा जी को। फिर बाद में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, पहले राष्ट्रपति। गांधी जी ने 1934 में 1934 में यंग इंडिया नाम की एक पत्रिका निकाली थी और संविधान लिखित नियमों की किताब है जिसमें किसी देश के निवासी उसको सामूहिक रूप से मानते हैं। इंडिविजुअली भी मानना होता है, सामूहिक भी मानना होता है। संविधान सर्वोच्च कानून है जो किसी क्षेत्र के रहने वाले लोगों के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई। अब आपकी किताब पर आधारित, पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नावली। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, उनमें कुछ गलत वाक्य हैं। हर एक वाक्य में की गई गलती को पहचानें और इस अध्याय के आधार पर उसको ठीक करें। यदि आपने इस अध्याय के सारे 4 कंटेंट ई क्लासेस बाय मनीष सर पे बहुत अच्छे से देख लिए हैं तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं हम। स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। प्रथम दृष्टया पहली बार जब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यह कथन सत्य है, लेकिन यहाँ पर इस कथन को असत्य बनाने वाला वर्ड जो है वह या है। हो या नहीं का तो सवाल ही नहीं उठता। स्वतंत्रता के पहले से ही भारतीय नेताओं का यह माइंड सेट हो चुका था कि देश आज़ादी के बाद लोकतंत्र ही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। मतलब ये वाक्य गलत है। इसको सही अगर हम करें तो यह है कि यह भारतीय नेताओं द्वारा पहले से ही प्लान था, पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से सामूहिक रूप से सभी को मना लिया गया था कि जब देश स्वतंत्र होगा तो देश में लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी। इसके लिए वे वचनबद्ध थे और राष्ट्रीय सहमति बना चुके थे। दूसरा स्टेटमेंट खा, भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत थे। कथन पूरी तरह से असत्य है, गलत है। क्यों? क्योंकि संविधान सभा के सभी सदस्य सभी बातों पर एक मत तो थे ही नहीं। कोई एकात्मक शासन प्रणाली का समर्थन कर रहा था, कोई संघीय व्यवस्था का समर्थन कर रहा था, कोई कहता था लोकतांत्रिक प्रणाली आए, और हर चीज़ को जो भी वहाँ पर असहमति होती थी उस चीज़ में सहमति बनाने के लिए निर्णय जो है बहुमत से या पारस्परिक सहमति के आधार पर लिए जाते थे। मतलब ये कहना गलत है कि संविधान सभा के सारे सदस्य हर बात पर सहमत थे। हर बात पर सहमत नहीं थे, हर बात पर उनके अपने अपने मत थे जिनको बाद में सुधार करके एक मत हुआ जाता था। अगला स्टेटमेंट, जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी, यह भी गलत स्टेटमेंट है। जरूरी नहीं है कि संविधान हो तो वहाँ पर डेमोक्रेसी ही हो। संविधान हर जगह होना जरूरी है। ये अलग बात है कि वह संविधान जनता के अनुरूप ना हो। कई जगह पर संविधान राजा की व्यवस्था के अनुरूप होते हैं, जैसे उत्तर कोरिया में, जैसे चीन में शासक के अनुकूल संविधान बनाया गया है, जबकि भारत में जनता के सम्मान की दृष्टि से संविधान बनाया गया। मतलब जहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी वहां संविधान जरूर होगा जन सम्मान के लिए। अगला स्टेटमेंट, संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। बिल्कुल गलत कथन है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में समय के हिसाब से इसको अपडेट करने की व्यवस्था रखी है और इसमें संशोधन होते भी रहते हैं। मतलब यह जो दिए गए चारों कथन है, चारों कथन असत्य हैं। इसके बाद अगला, दक्षिण अफ्रीका को लोकतांत्रिक संविधान बनाने में कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था?
लोकतांत्रिक संविधान बनाने के लिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। दक्षिण अफ्रीका का पड़ोसी देशों से टकराव, वहाँ के स्त्री पुरुषों का टकराव, गोरे और कालों का टकराव, रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का टकराव। एक्चुअल में यहाँ पर गा उत्तर आएगा। गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का टकराव वहाँ के लोकतांत्रिक संविधान बनाने में सबसे बड़ा टकराव था। और इसका कारण क्या है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम क्वेश्चन आंसर हल करेंगे तो और देख लेंगे। तीसरा प्रश्न, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? पहला, शासन प्रमुख के अधिकार रहते हैं। शासन के अधिकार जरूरी हैं। शासन प्रमुख का नाम बिल्कुल नहीं रहता भाई, नाम बिल्कुल नहीं रहता, चूंकि ये बहुमत दल का नेता बनता है इसलिए कोई भी बन सकता है। विधायिका के अधिकार, हाँ देश का नाम, बाकी की चीज़ें रहती हैं, किसी शासन प्रमुख का नाम नहीं रहता, इसलिए उत्तर खा सही है। प्रश्न 4, संविधान निर्माण में नेताओं और उनकी भूमिका में मेल बैठाएं। मोतीलाल नेहरू ने 1928 में संविधान भारत का बनाया। BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष और सरोजिनी नायडू संविधान सभा की सदस्य। ये हमने जोड़ी सुमेलित कर दी। 5वां प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू ने नियति के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। नेहरू जी ने जो भाषण दिया था उसके आधार पर हमको इन प्रश्नों को उत्तर देना है। वो भाषण हम किताब में देख सकते हैं या आप ई क्लासेस बाय मनीष सर के लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। का, नेहरू ने क्यों कहा था कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है? खा, नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं? गा, वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे? और घा, हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है, वे इस कथन में किस महान व्यक्ति का जिक्र कर रहे हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट। जवाहरलाल नेहरू क्यों कहते हैं कि यह समय आराम करने या सुस्ताने का नहीं है? इसलिए कहते हैं क्योंकि वे उन वायदों को पूरा करने के लिए बात बोल रहे हैं जिन वायदों को करके देश की आज़ादी हासिल की। और ये बोला गया था कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो हम लाखों करोड़ों दुखी और परेशान लोगों की सेवा करेंगे, दरिद्रता, अज्ञानता और बीमारी तथा अवसर की असमानताओं को दूर करेंगे, और इनको दूर करना है तो आराम करने या सुस्ताने की ज़रूरत नहीं है। ये कथन पहला। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हम भारत और उसके लोग तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा की जब बात की उन्होंने तो सारे विश्व के संदर्भ में इस बात को कही कि उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें, यह हमारे लिए उचित है। अर्थात नए भारत में संपूर्ण मानवता को साथ लेकर चलने की बात कही थी, वही सबका साथ सबका विकास। गा की अगर हम बात करें तो वे चाहते थे कि संविधान निर्माता यह शपथ लें कि वे अपने आप को भारत और उसके लोगों की तथा मानवता की सेवा के लिए समर्पित रहें, मतलब न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व की सेवा के लिए। अंतिम कथन में अपनी पीढ़ी का महान व्यक्ति वो महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहते हैं। प्रश्न 6, हमारे संविधान को दिशा देने वाले कुछ मूल्य और उनके अर्थ, उन्हें आपस में मिलाकर दोबारा लिखिए। तो ये सही जोड़ी मिलाने वाली चीज़ हो गई आपको। संप्रभु अर्थात फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार जो लोगों के पास में है, उस फैसले के लिए हमें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना है। गणतंत्र मतलब शासन प्रमुख जो है वह लोगों के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होता है। बंधुत्व मतलब लोगों को आपस में एक परिवार की तरह रहना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष मतलब सरकार किसी भी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी, ना ही किसी धर्म विशेष के प्रति अपना लगाव दिखाएगी। प्रश्न क्रमांक 7वां, कुछ दिन पहले नेपाल से आपके एक मित्र ने वहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपको पत्र लिखा। वहाँ अनेक राजनीतिक पार्टियाँ राजा के शासन का विरोध कर रही थीं। उनमें से कुछ का कहना था कि राजा द्वारा दिए गए मौजूदा संविधान में ही संशोधन करके चुने हुए प्रतिनिधियों को ज़्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं। अन्य पार्टियां नया गणतांत्रिक संविधान बनाने के लिए नई संविधान सभा गठित करने की मांग कर रही थी। अब इस विषय पर अपनी राय अपने मित्र को प्रकट करें। तो इसका उत्तर है, प्रिय मित्र, नेपाल की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपने जो कुछ मुझे लिखा था उस संबंध में मेरा विचार यह है कि लोगों को एक नई संविधान सभा की स्थापना की मांग करनी चाहिए जो कि नेपाल के लिए गणतंत्रीय संविधान का निर्माण करे और वहां पर राजतंत्र को खत्म करे। प्रश्न क्रमांक 8, भारत के लोकतंत्र के स्वरूप में विकास के प्रमुख कारणों के बारे में कुछ अलग अलग विचार इस प्रकार हैं। आप इनमें से हर कथन को भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। का, अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी।
हमने ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी प्रांतीय असेंबलियों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का प्रशिक्षण पाया। क्या इस विचार से आप सहमत हैं? तो इसका उत्तर आएगा बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी प्रांतीय असेंबलियों के जरिए दिखावे वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम की हुई थी। हाँ, उस व्यवस्था से लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन का प्रशिक्षण तो पाया, परंतु भारत को लोकतंत्रीय व्यवस्था अंग्रेज शासकों से गिफ्ट में नहीं मिली, उपहार के स्वरूप नहीं मिली। अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारतीयों ने इसके लिए एक लंबा संघर्ष किया और हजारों कुर्बानियां उनको देनी पड़ी। दूसरा स्टेटमेंट है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने औपनिवेशिक शोषण और भारतीय लोगों को तरह तरह की आज़ादी न दिए जाने का विरोध किया। ऐसे में स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ही था। तो चूंकि अंग्रेजों के अलोकतांत्रिक शासनकाल में भारत के सभी लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और इकट्ठे मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य का मुकाबला किया था, इसलिए भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था का लाया जाना आवश्यक था। सामूहिक संघर्ष का परिणाम सामूहिक समानता से होना चाहिए। अब यहाँ पर आप याद कीजिए फ्रांसीसी क्रांति को। फ्रांस के लोगों ने स्त्री, पुरुष, गरीब, गुरबों सबने मिलकर राजतंत्र के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन जब सरकार बनी, संवैधानिक सरकार बनी, तो महिलाओं को उनके अधिकार नहीं दिए गए, गरीब पुरुषों को उनके अधिकार नहीं दिए गए, जबकि भारत में ऐसा नहीं था। भारत में सभी लोग जिन्होंने भी आज़ादी की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया, भले वो अमीर हो, गरीब हो, महिला हो या पुरुष हो, सभी को एक समान एक पायदान पर लाया जा सके, इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाया जाना आवश्यक था। हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी। अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्रों में लोकतंत्र का न आना हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे राजनेता बहुत ही महान सोच के थे। मतलब अगर हम ये कहें कि हम बहुत भाग्यवान भारतीय हैं जो हमको ऐसी दूरदर्शी सोच वाले महापुरुष स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मिले जिनकी सोच लोकतंत्री थी, और इसीलिए स्वतंत्रता के पश्चात लोकतांत्रिक व्यवस्था का लाया जाना स्वाभाविक था। 1912 में एक लेख प्रकाशित हुआ था, विवाहित महिलाओं के लिए आचरण, और इस पुस्तक में जो लिखा था उसको मैं बोल रहा हूँ। ईश्वर ने औरत जाति को शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से ज़्यादा नाजुक बनाया है, उन्हें आत्मरक्षा के भी योग्य नहीं बनाया है। इसलिए ईश्वर ने भी उन्हें जीवन भर पुरुषों के संरक्षण में रहने का भाग्य दिया है, कभी पिता के, कभी पति के और कभी पुत्र के। इसलिए महिलाओं को निराश होने की जगह इस बात से अनुग्रहित होना चाहिए कि वे अपने आप को पुरुषों की सेवा में समर्पित कर सकती हैं। क्या इस अनुच्छेद में व्यक्त मूल्य संविधान के दर्शन से मेल खाते हैं या ये संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हैं? निश्चित रूप से संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हैं और हमको फिर से फ्रांस, जर्मनी इस समय की याद दिलाते हैं। हमने इतिहास में देखा है पढ़ते हुए कि किस तरह से फ्रांस के उदारवादी हों या जर्मनी के उदारवादी हों, महिलाओं को पुरुषों के संरक्षण में रहते हुए उनके सारे अधिकार छीन लेने की वकालत करते हैं। जबकि भारतीय संविधान की जब हम बात करते हैं तो यह स्टेटमेंट संविधान में व्यक्त मूल्यों के खिलाफ जाता है। इन मूल्यों का वर्णन संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है। संविधान के आरंभिक शब्द क्या है? आरंभिक शब्द हैं हम भारत के लोग। मतलब हम भारत के लोग जब बोलते हैं तो केवल ये नहीं आती बात कि हम भारत के पुरुष। हम भारत के पुरुष और महिलाएं दोनों मिलकर कहलाते हैं वी द पीपल ऑफ भारत। यह सभी नागरिकों मतलब महिला और पुरुष दोनों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय दिलाने की बात करती है। इसमें कहा गया है कि नागरिकों के साथ जाति, धर्म तथा लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सामाजिक असमानता को कम किया जाएगा और सरकार सभी की भलाई के लिए कार्य करेगी। कानून की नज़र में सभी समान होंगे। अर्थात ऊपर दिए गया पैराग्राफ या स्टेटमेंट महिलाओं की जिस स्थिति का वर्णन करता है वह संविधान में दिए गए मूल्यों के विपरीत है, खिलाफ है, उसके अनुसार नहीं है। पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्नों के आधार पर अंतिम 10वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि आप उनसे सहमत हैं और सहमति का कारण भी दीजिए। पहला, संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है।
बिल्कुल सहमत नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान में वर्णित नियम हैं, उनकी हैसियत सारे कानूनों से ऊपर होती है। साधारण कानून संसद द्वारा पास किया जाता है, जबकि संविधान में दिए गए नियमों को संसद को भी मानना पड़ता है, अर्थात कानूनों का कानून कहलाता है संविधान। खा, संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विविध अंगों का गठन किस तरह होगा। बिल्कुल यह ठीक है, इस कथन से हम सहमत हैं कि संविधान वाकई में यह बताता है कि शासन व्यवस्था में राज्य सरकार क्या करेगी, केंद्र सरकार क्या करेगी, प्रधानमंत्री के क्या कार्य होंगे, राष्ट्रपति के क्या कार्य होंगे, राज्यसभा लोकसभा के कार्य क्या होंगे। मतलब एक एक चीज़ संविधान द्वारा बताई जाती है। वह न केवल नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य को बताती है, अपितु वह शासक और प्रजा मतलब जनता के आपसी संबंधों को भी तय करती है। अगला स्टेटमेंट गा, नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी संविधान में है। यही बात जो मैंने अभी आपसे पहले कही, यह कथन सत्य है, इससे हम सहमत हैं। क्यों? क्योंकि यह संविधान के द्वारा स्पष्ट किया गया है। घा क्या बोलता है? संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है, उसका मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब इस कथन से तो असहमत है, यह कथन सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान जितना संस्थाओं से संबंधित है उतना ही मूल्यों से भी संबंधित है। एक संविधान को देखकर किसी अन्य देश का व्यक्ति हमारे देश के लोगों के आचरण तक की जानकारी हासिल कर सकता है। तो इस तरह से यह किताब आधारित प्रश्नोत्तर पूर्ण होते हैं। अब हम देखते हैं अन्य प्रश्नों को। तो मंडेला की आत्मकथा द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला कितने वर्ष जेल में रहे? 28 वर्ष। गणराज्य कब बना? 26 अप्रैल 1994 को। कौन? दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका की वह पार्टी जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। वह नेता जिसने नस्ली भेदभाव का विरोध किया, नेल्सन मंडेला। इसके बाद अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू और 8 नेताओं ने कब और क्या लिखा? 1928 को नेहरू रिपोर्ट लिखी। गांधी जी ने 1934 में अपने विचार संविधान को लेकर के किस पत्रिका में प्रकट किए? यंग इंडिया में। संविधान की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। संविधान 26 जनवरी 1949 को तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और संविधान को लिखने वाली सभा में पाकिस्तान के निर्माण के बाद कुल 299 सदस्य बने थे। मतलब भारत का संविधान 299 लोगों ने मिलकर लिखा। भारत में किस औपनिवेशिक कानून की बहुत सारी धाराओं को संविधान में अपनाया गया? तो आएगा 1935 का भारतीय सरकार अधिनियम। ये 12वां और 13वां जो प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकते हैं। संविधान सभा से क्या आशा है ऊपर हम देख चुके हैं। संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किसे कहते हैं? तो संविधान का शुरुआत इससे होती है और पूरे संविधान का एक तरह से एसेंस अगर हम कहें तो वह इसकी प्रस्तावना या उद्देशिका में होती है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 28 दिन लगे थे। संविधान सभा के अध्यक्ष और ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। आगे हम देखते हैं तो अगला प्रश्न आता है, रंगभेद क्या है ये भी पता है, संविधान क्या है ये भी पता है, संविधान सभा। इन चीज़ों को आप चाहे तो कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि लगातार आप मोबाइल देख नहीं सकते। और इससे बेटर यह है कि आप चाहें तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF की लिंक दी हुई है वो PDF की लिंक को डाउनलोड कर लें, जब मन में आए तब पढ़ लें या फिर इसका प्रिंट करवा लें, तो वो बहुत अच्छी बात होगी। इसके बाद हम देखते हैं रंगभेद से क्या तात्पर्य देख चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अगर हम बात करें तो 1950 से ही स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी था। 1994 में आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद में इन लोगों ने दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान का निर्माण किया। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपकी PDF में दिए गए हैं। अब हम देखते हैं बड़े क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। संविधान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको बार बार किया जा चुका है, रंगभेद बार बार बताया जा चुका है। हाँ, भारत का संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या हुआ था एक्चुअल में, हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1949 को बन के तैयार हो गया था, लेकिन वेट किया गया 26 जनवरी आने तक का। तो इसका कारण ये था कि इस तिथि को चुनने के पीछे ये वजह थी कि दिसंबर 1929 में लाहौर का अधिवेशन हो रहा था, तब पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। और 26 जनवरी 1930 को पहली बार
उसके बाद हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता। रावी नदी के तट पर ध्वज फहराया गया और पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था 26 जनवरी से। तो इस तिथि को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, अमर बनाए रखने के लिए इस डेट को 26 जनवरी को अडॉप्ट किया गया और इसी को स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया। इसीलिए 26 जनवरी का वेट करते हुए इस दिन को संविधान लागू किया गया। आगे अब हम देखते हैं, प्रस्तावना का अर्थ हम बता चुके हैं। एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रस्तावना होती है। संविधान सभा, ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 28 दिन लगे थे, ये आपको पता ही है। इसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद का क्या अर्थ है? तो समाजवाद का अर्थ भारत में शासन व्यवस्था इस प्रकार चलाई जाए जिससे सभी वर्गों, विशेष रूप से पिछड़े वर्गों को उनके विकास का अवसर मिल सके। भारत के संदर्भ में समाजवाद रशियन समाजवाद या फ्रेंच समाजवाद से हटके है। भारत के सामाजिक व्यवस्था के आधार पर, भारत की अपने एसेंस के आधार पर, यहाँ पर भारत के अपने फैब्रिक के आधार पर समाजवादी व्यवस्था को लागू किया गया है। और यह शब्द जो है 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब इंडिया का कोई अपना धर्म नहीं है, सारे लोग अपना अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हैं। यंग इंडिया में गांधी जी ने 1931 में संविधान के प्रति एक अपेक्षा प्रस्तुत की थी। वह ये थी कि मैं ऐसा संविधान चाहता हूँ जो गुलामी और अधीनता से मुक्त हो, भारत में नशा मुक्ति स्थिति बन जाए, औरत और मर्द के बीच में कोई भेदभाव ना हो, इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। संविधान निर्माता किन आदर्शों से प्रभावित थे? तो संविधान निर्माता अलग अलग आदर्शों से प्रभावित, फ्रांस की क्रांति के आदर्शों से, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र से, अमेरिका के नागरिक अधिकारों से, रूस के समाजवाद से, सभी से प्रेरित थे। लेकिन इस प्रेरणा को, इस आदर्श को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर उसको संविधान में डाला गया था। भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य जो है वे संपूर्ण प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, समाजवादी, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये सारी चीज़ें उसके बुनियादी मूल्य हैं। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में वर्णन कीजिए। तो निर्माण की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो यह आज़ादी के पहले से ही शुरू हो जाती है। हमने देखा था कि 1928 से ही नेहरू रिपोर्ट से ये आरंभ होती है और 26 जनवरी 1950 को लागू होने तक इसकी प्रक्रिया चलती रहती है। संविधान निर्माताओं के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग थे। इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। सच्चिदानंद सिन्हा पहले अध्यक्ष थे। अंबेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। फिर अबुल कलाम आज़ाद, कृष्णमाचारी, राजेंद्र प्रसाद, ऐसे तमाम लोगों ने इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे लोगों की जो संख्या थी वो कुल मिलाकर 299 थी। इनमें से कुछ लोगों के बारे में हम वीडियो कंटेंट्स में देख चुके हैं। आगे अब हम देखते हैं अन्य प्रश्नों के बारे में। तो आधारभूत ढांचे की बात है तो किस तरह से भारत का शासन चलेगा वह आधारभूत ढांचा कहलाता है। विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके बीच में पावर का सेपरेशन, किस तरह से संघीय स्वरूप होगा, संविधान का स्वरूप कैसा होगा, शासन का स्वरूप कैसा होगा, ये सारी चीज़ें संविधान में दी गई हैं। लचीले और कठोर संविधान का अंतर स्पष्ट ऐसा होता है। लचीला और कठोर से तात्पर्य कि संविधान में संशोधन करना कितना सरल है तो लचीला, और संशोधन करना कठिन है तो कठोर हो जाता है। तो कुछ प्रावधानों में संशोधन करना बहुत सरल है तो संविधान लचीला कहलाता है, लेकिन कुछ प्रावधानों में उसका संशोधन करना बहुत कठिन हो जाता है, उसको बोलते हैं कठोर। तो इस तरह से भारत का संविधान लचीला और कठोर दोनों है। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने यह कथन कहा था। तो क्यों कहा था? इसलिए कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर को पता था कि संविधान में जो लिखा गया है उसके आधार पर हम राजनीतिक समानता तो हासिल कर लेंगे, लेकिन आर्थिक और सामाजिक समानता हासिल करने के लिए अभी भी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि हम अब अंग्रेजों से लड़ने के लिए नहीं, अब विरोधाभास भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर हम आपस में एक दूसरे से संघर्ष करेंगे। और यदि यह संघर्ष लंबे समय तक चला तो हो सकता है कि भारत का ये जो राजनीतिक समानता है यह भी प्रभावित हो जाए। संविधान निर्माताओं ने संविधान संशोधन के लिए क्या प्रस्ताव किए? तो ये हम जानते हैं। संविधान संशोधन का प्रस्ताव ऐसा रखा गया था कि संविधान में संशोधन तो हो, लेकिन संविधान की जो मूल आत्मा है वह नष्ट ना हो, उसका दर्शन, उसके मूल्य समाप्त ना हो। संविधान हमारे लिए क्यों आवश्यक है ये आपको बताना आवश्यक नहीं है, आप स्वयं जानते हैं। आप अपनी भाषा में भी इसको लिख सकते हैं। इस तरह से आप इन प्रश्नों के हल करेंगे।
संविधान सभा में प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर संक्षिप्त नोट लिखिए। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब जो भाषण नेहरू जी ने दिया था। इस समय भारत में कुल कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं? तो 29 राज्य और 7 संघ शासित प्रदेश हैं। इनके नाम आप लोग खोजिएगा और लिखिएगा। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को स्पष्ट कीजिए, अगला प्रश्न है, जिसके उत्तर आपको सामने स्पष्ट दिख रहा है। भारत में संघीय शासन प्रणाली को स्पष्ट, संसदीय शासन प्रणाली और संघीय शासन प्रणाली दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को आप स्पष्ट कर सकते हैं। संविधान निर्माण में अफ्रीका में क्या कठिनाइयाँ आई? तो वो आप लोगों को पता है कि अफ्रीका में अश्वेत, बहुसंख्यक काले लोग और अल्पसंख्यक गोरे लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूटेशन था, विवाद था, और उनको एक साथ बैठकर देश को चलाने वाले संविधान बनाने के लिए कठिनाइयाँ जो आई, उसका उत्तर प्रश्न क्रमांक 11 में लिखना है। अफ्रीका सरकार की रंग भेद नीति का विवेचन कीजिए। बार बार एक ही नीति का विवेचन करना मतलब रंगों की चमड़ी के रंग के आधार पर सरकार खुद भेदभाव करती थी। काली चमड़ी वालों के लिए अलग व्यवस्था, गोरी चमड़ी वालों के लिए अलग व्यवस्था, ये व्यवस्थाएं वहाँ पर थी। दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने रंग भेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष किया, उसका विश्लेषण कीजिए। इसके बारे में 4 लाइन, 40 लाइन, 400 पेज की किताबें भरी जा सकती हैं यदि आप में लिखने की कैपेबिलिटी है तो। एक बात मैं बता दूं आपको, आप लोग जो भी प्रश्न उत्तर याद करते हैं तो रटना की प्रवृत्ति को त्याग दें, आप उनको समझिए, और समझने के लिए आपको ई क्लासेस बाय मनीष सर के कंटेंट देखना होगा। उनको देखने के बाद आप अपने प्रश्नों को अपने मन से लिखने का अभ्यास कीजिए, और लिखने के बाद उनको अपने टीचर से चेक कराइए। टीचर से चेक यदि नहीं करा पाते तो उनकी फ़ोटोग्राफ्स लेकर के मुझे मेल कर सकते हैं manish.tiwari17@gmail.com पर। यदि जो भी उसमें सुधार होगा हम उसमें प्रयास करेंगे कि आपके आंसर में सुधार करने की कोशिश की जाए। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारत के संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं। लिखित संविधान है, एक एकहरी नागरिकता है, वयस्क मताधिकार है, कठोर होते हुए लचीला है। इस तरह की तमाम विशेषताएं अपन लिख सकते हैं। 8, 10, 15 जितनी चाहे संविधान की विशेषताएं लिख सकते हैं। पूरी एक किताब लिखी जा सकती है इनकी विशेषताओं पर। उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिसमें भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत का संविधान का जब निर्माण हुआ था तब विपरीत परिस्थितियां ये थी कि विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, हिंदू और मुस्लिम में। पाकिस्तान बना था और उसी समय पे, उसी परिस्थिति में अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों के शासकों को स्वतंत्र कर दिया था। तो उनका विलय करना भी, और साथ में ये जो सांप्रदायिक तनाव वाली स्थिति, इनको मैनेज करते हुए देश का संविधान बनाना, और ऐसा संविधान बनाना जो सारी दुनिया में एक मिसाल कायम करे, यह बहुत बड़ी चुनौती थी और ये परिस्थितियां वहाँ पर थीं। संविधान सभा ने एक व्यवस्थित, खुले एवं सहमतिपूर्ण तरीके से कार्य किया। इस कथन की व्याख्या कीजिए। बिल्कुल 3 वर्षों के दौरान 114 दिन तक बैठकें हुई, 2000 से अधिक इनमें संशोधन हुए, भाषण हुए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स के नाम से इन जो बहसें हैं उनको रिकॉर्ड किया गया। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर किसी मसौदे पर विमर्श हो रहा हो तो उसको कोई लिखने वाला नहीं था, उनको भी राइटिंग में लिया गया। जो भी चीज़ें थी रिकॉर्ड की गई, किस नेता ने संविधान सभा के दौरान क्या कहा, वे सारी चीज़ें इन डिबेट्स में हमको उपलब्ध हो जाती हैं। और इसीलिए ये कहा जाता है कि संविधान सभा एक व्यवस्थित, खुले, पूरी पारदर्शिता के साथ और सहमतिपूर्ण तरीके से काम कर रही थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्री गणराज्य, इस पर लिखिए। तो ये सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पर हैं, PDF के माध्यम से आप इसको लिख सकते हैं और इनके उत्तर आप एग्ज़ाम में तैयार कर सकते हैं। ये इसके बाद हम देखते हैं हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। संविधान एक जीवन दस्तावेज है, इसको स्पष्ट कीजिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है ये प्रश्नों की जो भाषा है, जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन का, ये आपको पढ़ के ही इम्पोर्टेंट लगता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं और इस तरह से गांधी जी किस प्रकार का संविधान चाहते थे, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा सकता है। गांधी जी क्या चाहते थे? अमीरी गरीबी का भेदभाव दूर करना चाहते थे, वर्ग भेद दूर करना चाहते थे, छुआछूत दूर करना चाहते थे, स्त्री पुरुष समानता की बात करते थे, नशा मुक्ति की बात करते थे वे। हम भारतीय संविधान को क्यों मानते हैं? आप अपने अंदर खुद से क्वेश्चन कीजिए कि आप अपने पापा की बात क्यों मानते हैं, आप अपने मम्मी का ऑर्डर क्यों फॉलो करते हैं। जब इसके उत्तर आपको मिलने लगेंगे तो उन्हीं उत्तर को आप, उन्हीं आंसर को आप लिख दीजिएगा भारतीय संविधान हम क्यों मानते हैं के संदर्भ में। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं अब हम क्रियाकलाप। यह तस्वीर आज के दक्षिण अफ्रीका की सोच को उजागर करती है। आज का दक्षिण अफ्रीका खुद को इंद्रधनुषी देश कहता है। आप बता सकते हैं क्यों? यह वाक्य जो था यह
आर्क बिशप डेसमंड टूटू का था। डेसमंड टूटू की बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें फेमस हैं, उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। उनमें से एक विचार ये भी है जिसको आप इस तरह से लिख सकते। क्या दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम से आप भारतीय आंदोलन की याद आती है? और यदि आती है तो उनकी समानता और असमानताओं पर चर्चा कीजिए। इन बिंदुओं पर हमको चर्चा करना है। विभिन्न समुदायों के बीच संबंध। समानताएं, गोरे शासकों से दोनों देश के समुदाय जो है प्रसन्न नहीं थे। असमानताएं अगर बात करें तो वहाँ पर गोरे और काले लोगों में घोर वैमनस्यता थी। भारत की जो जनता थी उसमें ये चीज़ें नहीं थी। गांधी और मंडेला की बात करें तो दोनों सत्य और अहिंसा के दूत थे। लेकिन अगर असमानताएं की बात करें तो नेल्सन मंडेला को एक बार में ही आजीवन कारावास दे दिया था 28 साल का, जबकि गांधी जी को बार बार सलाखों के पीछे डाला जाता और छोड़ दिया जाता, उनको आजीवन कारावास नहीं दिया गया था। संघर्ष का नेतृत्व करने वाली पार्टी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो अफ्रीका की कांग्रेस और भारतीय कांग्रेस में समानता ये थी कि दोनों ने विभिन्न विचारधाराओं को अपने ध्वज तले आने दिया और उनकी बातों को सुना समझा। मतलब स्वतंत्रता संघर्ष के लिए इन्होंने सारे भारत में जो अलग अलग मंचों पर काम कर रहे थे उनको एक मंच देने का काम किया दोनों पार्टियों ने अपने अपने देश में। अब अगर हम विभेद की बात करें असमानता की, तो दोनों पार्टियों का मकसद अलग अलग था। अफ्रीका में कांग्रेस का मकसद था नस्ली अफ्रीकी सरकार को अलग करना, जबकि भारत की कांग्रेस का उद्देश्य और मकसद था भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़कर फेंकना। संघर्ष का तरीका जो था, दोनों में समान संघर्ष का तरीका था, सत्य अहिंसा का पालन किया गया था। असमानताओं की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में नरमपंथियों का ही केवल एक समूह था जो संघर्ष कर रहा था, जबकि भारत में नरमपंथी, उग्रपंथी और हिंसात्मक विचारधारा वाले क्रांतिकारी लोग भी थे। इसके बाद उपनिवेशवाद का चरित्र। तो उपनिवेशवाद के चरित्र की बात करें तो भारत और यूरोप में समानता ये थी कि व्यापार करने आए और जबरन कब्जा कर लिया। असमानताओं की बात करें तो भारत में वो लोग बस नहीं पाए, यहाँ का आधार कार्ड नहीं बनवा पाए, यहाँ का राशन कार्ड नहीं बनवा पाए। दक्षिण अफ्रीका में वे लोग परमानेंट सेटल हो गए। क्रियाकलाप 3, दक्षिण अफ्रीका में ऐसा क्या होता कि अश्वेत बहुसंख्यकों ने गोरों से उनके सभी उत्पीड़न और शोषण का बदला लेने का फैसला किया होता? अगर ऐसा कर लेते तो क्या? डेफिनेटली अगर ऐसा कर लेते तो सभी उत्पीड़न और शोषण के लिए माफ़ नहीं करते तो ये होता कि अफ्रीका में जगह जगह रक्तपात हो रहा होता और देश विभाजित हो जाता। जैसे भारत हिंदू और मुस्लिम में अलग अलग राष्ट्र में विभाजित हुआ, वहाँ गोरा राष्ट्र और काले राष्ट्र में विभाजन हो सकता था। नेल्सन मंडेला के जीवन और संघर्ष पर पोस्टर बनाए और उपलब्ध हो तो अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के अंश पढ़े, तो उसके अंश जो है आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आज़ादी की लंबी यात्रा के रूप में। आगे हम देखते हैं क्रियाकलाप 5वां, क्या यह उचित नहीं है? भारत में एक संविधान सभा होने का क्या मतलब था यदि पहले ही सारी बातें तय कर ली गई थी? जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं कि पहले ही आज़ादी के पहले तय हो गया था कि भारत कैसा देश होगा आज़ादी के बाद, तो फिर संविधान सभा का निर्माण करने का मतलब क्या? तो इसका ये बता दें कि पहले फौरी तौर पर आपसी सहमति में तय हो गया था, ऑन राइटिंग कोई चीज़ नहीं थी और ये बात तय हो गई थी कि संविधान पर ऐसा ऐसा होगा, स्वतंत्र होगा देश, लोकतांत्रिक होगा, लेकिन उसके अंदर किन बिंदुओं पर, भारतीय संदर्भ में किन पॉइंट्स पर जाकर हम इन समानता, स्वतंत्रता, समाजवाद को लागू करेंगे, इसके लिए एक संविधान सभा की आवश्यकता थी। मूल बातें जैसे स्वतंत्रता के अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, लोकतांत्रिक समाज की बातें, ये सारे जो मूल मार्गदर्शक सिद्धांत थे और ये मार्गदर्शक सिद्धांत कैसे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे, इसको विकसित और विस्तारित करने के लिए संविधान सभा की आवश्यकता जरूरी थी, भले ही मूल बातें पहले से ही तय कर ली गई हों। जैसे हम हमारे दिमाग में खाका तैयार कर लें और इसके बाद उसको विस्तारित रूप देने के लिए हमको एक जगह पर बैठना आवश्यक होता है, वैसा ही संविधान के संदर्भ में हुआ था। साइड कॉलम में दी गई भारतीय संविधान निर्माताओं के बारे में यहाँ जानकारी पढ़ें। आपको यह जानकारी याद रखने की आवश्यकता नहीं, केवल एक बात करना है। संविधान सभा में कई सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे, बिल्कुल। जयपाल सिंह, अंबेडकर साहब, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये कांग्रेसी नहीं थे। विभिन्न सामाजिक समूह के सदस्य प्रतिनिधित्व कर रहे थे। किसानों के सत्याग्रही के नेता थे वल्लभ भाई पटेल, अरबी विद्वान धर्मशास्त्री मुस्लिम्स के थे अबुल कलाम आज़ाद, आदिवासी महासभा के अध्यक्ष थे जयपाल सिंह, और सामाजिक क्रांतिकारी विचारक और विभाजन तथा अन्य असमानताओं के खिलाफ आंदोलन करने वाले प्रमुख नेता थे भीमराव और रामजी अंबेडकर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के लीडर्स के रूप में सक्रिय थे। संविधान सभा के विभिन्न सदस्य जो अन्य विभिन्न विचारधाराओं में विश्वास रखते थे वे थे राजेंद्र प्रसाद, MC मुखर्जी,
जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, सोमनाथ लाहिड़ी, बलदेव सिंह आदि आदि। इस तरह से ये क्रियाकलाप थे। गांधी, अंबेडकर और नेहरू के कथनों के आधार पर भी ये क्रियाकलाप है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इनको आप देख सकते हैं। और 8वां क्रियाकलाप, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और दक्षिण अफ्रीका के संविधानों की अलग अलग बिंदुओं पर तुलना करना है। उन विचारों की सूची बनाई जो तीनों में समान है, तो वो था वी द पीपल। जो तीनों में प्रमुख अंतर है, तो अमेरिका की संविधान की प्रस्तावना में संघ के गठन के लिए एक बयान है जो भारत और अफ्रीका की संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। अतीत का संदर्भ दक्षिण अफ्रीका का संविधान देता है। और कौन ईश्वर का आह्वान नहीं करता, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। और भारत का संविधान प्रस्तावना में ईश्वर का आह्वान नहीं करता है। ये चीज़ आपको स्पष्ट हो गई। तो इस तरह से संविधान निर्माण के ये प्रश्न उत्तर वाला कंटेंट भी पूरा होता है। अच्छा, इसको बहुत स्पीड से इसलिए बनाया चूँकि यदि हम इसको एक एक लाइन को पढ़ते हैं तो ये कंटेंट बहुत लंबा हो जाता है और निरर्थक, चूँकि इसकी PDF फाइल हम ऑलरेडी आपको उपलब्ध करा रहे हैं। जब PDF फाइल उपलब्ध करा रहे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करेंगे, PDF डाउनलोड कर लेंगे, उसका या तो प्रिंट ले लेंगे या नोटबुक में उसको लिख लेंगे। तो बहुत ज़्यादा इस पे मेरा बोलना आवश्यक नहीं है। हाँ, यदि किसी क्वेश्चन पे आपको कोई संशय रहता है या इसके अलावा आपको लगता है कोई प्रश्न छूट गया है, तो उस प्रश्न को आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। उस प्रश्न का उत्तर मैं आपको देने की कोशिश करूँगा और ये कोशिश करूँगा कि इसी PDF में उस प्रश्न को जोड़ करके नई PDF अपलोड कर दें ताकि आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। तो चलिए ठीक है, आप लोग इस तरह से इन प्रश्नोत्तरों को हल कीजिए और परीक्षा में 100 में से 100 अंक लाने का प्रयास कीजिए। हमारी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अब मैं चलता हूं एक नए विषय की तैयारी के लिए और आप लोग देखते रहिए क्लासेस बाय मनीष सर। मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।